अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपने यूट्यूब के उस पर चैनल पे मेरा टाइटल देखा ही होगा। आज हम बात करने लगे हैं हाउ टू गेट नर्सिंग जॉब इन यूके। और मेरे साथ ये जो बैठी हैं मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। इनकी यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड नर्स एज अ जॉब हुई है इनकी। तो मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए और पाकिस्तान में जितनी नर्सिस हैं या ओवरऑल इंडिया में या यूएई में भी, बेसिकली ये यूएई से मूव हुई हैं, तो उनके लिए गाइडलाइन एक बनाई जाए और उनको गाइड किया जाए कि यूके में नर्स की जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, कितना इस पे कॉस्ट आती है और क्या आपको सैलरी पैकेजेस यहाँ पर ऑफ़र होते हैं और यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं चाहूँगा आप ज़रा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें अपनी एजुकेशन के हवाले से और अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। सो अप टू यू। एक्चुअली मैंने नर्सिंग की है पाकिस्तान से, सर्विसेज हॉस्पिटल से, और उसके बाद मैंने 2 साल के करीब पाकिस्तान में जॉब की। उसके बाद मैं सऊदी अरब मूव हो गई। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी की बात आपसे काउंटर क्वेश्चंस करूँगा बीच में। नर्सिंग आपने पाकिस्तान से क्या कोई डिप्लोमा या डिग्री? जी, मैंने 3 साल का जनरल नर्सिंग और फिर 1 साल का मिडवाइफरी का डिप्लोमा जो नॉर्मली पाकिस्तान में होता है वही किया था। और मैंने मैट्रिक उस वक़्त साइंस के साथ किया था। अब तो जो लोग नर्सेस बन रहे हैं नए, सारे बड़े वेल नोन हैं कि उन सबको जो है वो एफएससी के बाद एडमिशन मिलता है। पहले मैट्रिक के बाद ही हो जाता था? जी, हो जाता था। ओके, तो आप किस ईयर की बात कर रही हैं जब मैट्रिक के बाद होता था? मैंने तो 1997 में एडमिशन लिया था। ओके। और मैंने ग्रेजुएशन की थी 2001 में कंप्लीट, लेकिन मैंने उस वक़्त प्राइवेट अपना इंटर भी कर लिया था ड्यूरिंग माय नर्सिंग। तो वो जो है उसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। ओके, यानी कि आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है इस हवाले से, नर्सिंग के हवाले से? जी, मुझे 20 साल हो गए। 20 साल? 20-22 पाकिस्तान में ही के? नहीं, पाकिस्तान में तो ओवरऑल मैंने 2001 से लेके 5 तक बस जॉब की। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जॉब की और प्राइवेट भी की। और उसके बाद मैंने 1 साल सऊदी अरब से वापस आने के बाद की। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, तब मैंने प्राइवेट में की थी। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में की थी। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यूएई मूव हो गई। अच्छा, अभी हो सकता है हमारी जो ऑडियंस है ना वो इतना एक्सपीरियंस ना हो, बीच में फ्रेशर भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अगर कोई फ्रेशर यहाँ पर आना चाहता है नर्सिंग करके? जी, पाकिस्तान से अगर हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो ये एक स्टिग्मा है कि नहीं, आपने बीएसएन करना है, बीएसएन करके ही आपको कहीं बाहर जॉब मिलेगी, जबकि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यूएई में तो वाकई में बीएसएन रिक्वायर्ड है, लेकिन यूके, यूएस और ये जो सारे कंट्रीज़ हैं इनके लिए डिप्लोमा भी इनफ है। इवन जो इंडियंस हैं वो 3 साल के डिप्लोमा के बाद भी मूव होते हैं इधर। आपके कोई कोलीग्स हैं जो डिप्लोमा करके 3 साल का डिप्लोमा करके इधर? हाँ, इंडियंस जो होते हैं उनका नर्सिंग डिप्लोमा 3 इयर्स और 3.5 इयर्स का ही होता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस आप डिप्लोमा और डिग्री में? इट्स सिंपल डिफरेंस, लाइक वो बीएस ऑनर्स है और ये डिप्लोमा है, इस तरह है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितनी भी यानी कि नर्सिंग स्कूल्स हैं वो भी बीएसएन नहीं करवा रहे, तो ज़्यादातर प्राइवेट में थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। जैसे अब नर्सिंग के लिए अवेयरनेस लोगों की बढ़ गई है। हाँ जी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं। जब से मुझे भी इतना इसमें नॉलेज नहीं था, बट जैसे कोविड आया तो ऐसे सुनने में आता है कि ओवरऑल यूके, यूएसए, कनाडा में नर्सिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, ऐसा है? जी, और अभी भी इवन यूके में अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, रिक्वायर्ड है। इवन यूएस में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। उसके लिए बस एक ही चीज़ है कि हम लोगों ने अगर डिप्लोमा किया हुआ है या हम लोगों ने बीएसएन किया हुआ है तो मिनिमम 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस जो है वो इनफ है। 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में भी? हाँ, होम कंट्री से भी इनफ है, लेकिन कम एजेंसीज़ हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान से हायर करती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जानने वाले लोग हैं हमारे जो डायरेक्ट शौकत खानम में या इधर उधर जॉब कर रहे थे। उन्होंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कंप्लीट किया और उन्होंने खुद डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई किया एंड दे मूव ऑल टुगेदर विद द फैमिली।
डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि उनका UK। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कोई नहीं था, आप कह रही हैं? उन्होंने, जिनको मैं जानती हूँ उनके तो थे, ओके। लेकिन जिनके नहीं हैं वो लोग भी मूव हो रहे हैं आजकल, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी नज़र में क्या है कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेशर यहाँ पर आना चाहता है, डिग्री कर ली या डिप्लोमा, ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, और अभी लकीली इन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो है आइल्स को से बेहतर लाइक एक ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया है, OET। तो और उसमें इन लोगों ने बड़ी यानी कि आप कहें कि फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती है कि अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू पास इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, यू आर नॉट एबल टू गेट ऑल बी, जो इज़ इक्वल टू 7 बैंड होता है, तो आप उसको दोबारा अपीयर हो सकते हैं। और उसके बाद विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा फीस? नो, वी नीड टू पे द फी, कंप्लीट फीस होती है उसकी। और वो पे करने के बाद ये होता है कि आप दोबारा अपेयर हों और आप उसको क्लब कर सकते हैं कि अगर आपका पिछले में बी आया नहीं आया तो आप अगले में बी ले लें, लेकिन जो आपके तीसरे, जैसे लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग ऑल टुगेदर होता है, तो उसमें अगर आप 2 लूज़ कर जाते हैं, C+ आ जाता है और अगली दफ़ा आपका उसमें B आ जाता है, तो यू कैन क्लब प्रीवियसली 2B एंड नेक्स्ट 2B। बट एक उसमें यह है कि आपका C नहीं आना चाहिए, बल्कि अब UK में तो अगर आपका राइटिंग में पिछली दफ़ा C+ है और इस दफ़ा C आ गया है सेकेंड टाइम में, तब भी आप क्लब कर सकते हैं। तो और ये जो आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट OET आप बता रही हैं, और अब इन्होंने, सॉरी टू डिस्टर्ब, इन्होंने अब इसकी लिमिटेशन भी बढ़ा दी है कि आप 12 महीने 1 साल के अंदर क्लब कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ये स्पेसिफिक टेस्ट ही आप पास करके आते हैं कि आइल्स वगैरह? आइल्स भी कर सकते हैं, और आइल्स के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है कि आपका ओवरऑल जो है वो बैंड जो है वो। बट आइल्स तो बहुत बेसिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, वो तो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आना हो या छोटी मोटी कोई जॉब हो उसके लिए होता है। वो बैंड्स का डिफरेंस आ जाता है कि आपको 7 बैंड चाहिए होता है, आपका स्पीकिंग मस्ट 7 होना चाहिए, राइटिंग 6.5 होना चाहिए। वो ऑल अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो आपको मिल जाता है कि कितना रिक्वायर्ड है, कितना नहीं रिक्वायर्ड है जी इस जॉब के लिए। लेकिन तो वो सारा ये आपका कोई कोलीग या कोई आपके लिंक में हो जो सिर्फ आइल्स की बेस पे आया हो? बहुत से लोग आते हैं आइल्स की बेस पे, अब भी आ सकते हैं जी, इन पर्सन भी बहुत से लोग आते हैं, एंड इट्स वेल नोन। बिफोर पहले आइल्स ही था, OET तो कुछ साल हुए हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, और इसकी फ़ीस कितनी है इस इंग्लिश टेस्ट की? इस इंग्लिश टेस्ट की फ़ीस जो है वो 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस इसके दरमियान अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी जैसे बताया जो क्लबिंग के लिए आपने फीस देनी थी वो पूरी देनी फिर पूरी देनी पड़ेगी आपको? पूरी देनी पड़ती है। ये ज़्यादा काफ़ी खर्चा नहीं है? है तो काफ़ी खर्चा, लेकिन अगर हम स्ट्रगल करें और अच्छे से तैयारी करें तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है। लेकिन ये कि इट इज़ रियली हार्ड टेस्ट, और क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है बेसिक इंग्लिश, और हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ी भी नहीं होती, और वो फिर जाहिर है फिर हमें चीज़ें काफ़ी मुश्किल लग रही होती हैं। लेकिन कुछ ट्रिक्स भी होते हैं कि अगर आप इसको प्रॉपर टाइम दें तो कोचिंग आपकी नज़र में इसको पास करने के लिए ज़रूरी है? या मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है, कम से कम भी 3 माह लाजिम आपको कोचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, जैसे मैं UAE में थी तो मेरी स्पीकिंग में दोनों दफ़ा ही 390 आए, मतलब मेरे बहुत अच्छे आए। आपने कितने टाइम में पास किया ये तो बताएं? हाँ, मैंने 2 अटैम्प्ट थे। ओके। मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें मेरी रीडिंग जो है वो 10 मार्क्स से रह गई थी। 340 आए थे, रिक्वायर्ड जो है वो 350 थे। तो फिर जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो मेरे 390 रीडिंग में भी आ गए। अच्छा, यानी कि आपको क्लबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट आपने बताया, डिप्लोमा या डिग्री, उसके बाद इंग्लिश टेस्ट OET या आइल्स, उसके बैंड्स अलग हो सकते हैं जी। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट वहाँ से आने के लिए? इसके अलावा फिर ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में अपनी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करते हैं, ऐसे UK की NMC होती है, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल UK, उसमें फिर आप अपना लॉगिन बनाते हैं, आप अपनी डिटेल्स उसमें डालते हैं। ये सारा प्रोसीजर आप खुद भी कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी फॉर दोज हु आर वेरी वेल नोन विद कंप्यूटर, और ज़्यादातर लोग खुद ही करते हैं। आपने खुद किया था कि किसी एजेंसी के थ्रू?
मैंने तो खुद नहीं किया था। खुद नहीं किया था? नहीं। ओके, आप रिकमेंड क्या करती हैं? मेरा खुद के- ख्याल है ज़्यादातर लोग खुद कर सकते हैं। ओके। और इट्स इजी। वैसे भी मैंने भी बस लॉगिन ही किसी से बनवाया था, उसके बाद सारा कुछ मैंने खुद ही किया। ओके। जी। लेकिन जो इस जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो डिग्री और ओईटी है, यानी ओईटी कि है ये जी। मस्ट है। जी ये मस्ट है। उसके बाद तो फिर 2 एग्ज़ाम्स जो हमने देने हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं। वो इसके बाद भी एग्जाम्स हैं कुछ जॉब के लिए, जी। वो यहाँ के देने? एक तो आप दे सकते हैं, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में इसका टेस्ट सेंटर है या नहीं है। ओके, आपने नहीं सीबीटी दिया? का मैंने पाकिस्तान से नहीं दिया, मैंने ओके। तो यूएई में दिया था। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है नर्सिंग के लिए, तो वो हमें देना पड़ता है। हाँ। और दैट इज़ टोटली इन जो यूके के कोड ऑफ कंडक्ट हैं और जो इनके यानी कि नर्सिंग के इनके लिफलेट्स वगैरह वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। उसकी वो easy है? प्रिपरेशन जी वो इतना टफ नहीं है, वो इजी है। ओके। उसकी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, उसका मटेरियल सारा ऑनलाइन मिल जाता है और फिर वो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है पास कर लेते हैं। ठीक है। उसके लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ना मैंने ली ना ज़रूरत है। ओके। तो अभी तक आपकी लिस्ट में जो ऐड हुई हैं डिग्री, ओईटी प्लस सीबीटी जो आप कह रहे हैं कंप्यूटर CBT बेस्ड जी। टेस्ट, इन बेस पे जॉब हो सकती है यहाँ पे? जी, फिर जॉब के लिए ये होता है कि बहुत सी एड्स आ रही होती हैं फेसबुक पे भी, और ऑनलाइन भी आप खोलें तो एजेंसीज भी मिल जाती हैं। उनके थ्रू आप डायरेक्ट एनएचएस का हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है या जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है वो आपका इंटरव्यू ले लेता है और फिर वो आपको एक कॉज लेटर इशू कर देते जी, हैं। ठीक है। लेकिन जो फाइनल एक लास्ट एग्ज़ाम होता है आपको यूके का आरएन बैंड 5 की जॉब लेने के लिए, वो एक सॉरी, मैं क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं हूँ, आरएन बैंड 5 क्या है? ये यानी कि रजिस्टर्ड नर्स ओके। आपका जो बैंड 5 है, क्योंकि जो बैंड 4 होता है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होता है। ठीक है। तो वो होम केयर में एज अ नर्स जॉब कर सकती हैं, ऐसे होम ही है? केयर भी और हॉस्पिटल में भी दिस सीट इज़ अवेलेबल, लेकिन रैंकिंग का डिफरेंस आ जाता है रैंकिंग का डिफरेंस आ अगर वो जाता है। टेस्ट क्लियर ना हो। हाँ जी जी। तो टेस्ट का नाम क्या था? सॉरी, ऑस्की। ऑस्की टेस्ट। तो वो आपने इधर आके दिया? जी वो इधर आके दी। उसकी कोई फीस? उसकी तो फीस ट्रस्ट पे करती है आपकी फर्स्ट टाइम। तो गवर्नमेंट जॉब है आई थिंक यहाँ पर, हाँ, लेकिन NHS अगर की कोई है। प्राइवेट सेक्टर जॉब देता है तो वो भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं? वो भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो एनएचएस वाले ही हैं। एनएचएस तो ज़्यादा उनके अंडर होते हैं ना? अंडर हर- होते हैं ठीक हर। है, ठीक है, ठीक है। तो तो वो एनएचएस खुद ही पे करती है ज़्यादातर। ठीक है, तो वो भी आपने क्लियर किया जी यहाँ वो के मेरा अभी पास हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में? वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है Congratulations. जी। ठीक है। Okay. और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस? अब उसके बाद फिर आप ऑलरेडी आपको जो आरएन नंबर है वो इशू हो जाता है ठीक है। एनएमसी से, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बन जाती है 3 इयर्स के लिए। फिर इट इज़ वैलिड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, यू कैन जस्ट रिन्यू इट एवरी ईयर? एवरी 3 इयर्स। कोई फीस है इसकी? उसकी एग्जैक्टली आई हैव नो आइडिया कि उसकी कोई फ़ीस है कि नहीं, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कुछ हमने करनी होती हैं कॉम्पिटेंसेस वगैरह, और वो सबमिट करते हैं और 3 साल के बाद वो रिन्यू हो जाती एवरी 3 ईयर्स आपको रिन्यू करना पड़ता है। है। मैंने क्वेश्चन थोड़े से लिखे थे रिलेटेड, तो आपने ये डिटेल्स है अभी तक की कि डिग्री, ओईटी प्लस यहाँ पर आके ओस्की और उससे एंड पहले आपकी सीबीटी। उसके पहले सीबीटी, सॉरी। जी। तो ये सारी प्रोसीजर है सिर्फ जॉब के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या है इस हवाले से? अभी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग कर रहे हैं नर्सिंग, पाकिस्तान में एक स्टिग्मा है और कि लोग इस तरीके से सर्वाइवल की तरफ नहीं जाते हैं और पता नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू मेंशन कि पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को स्पेसिफिकली थोड़ा ना यानी कि क्या मैं वर्ड यूज़ करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको अच्छा नहीं समझा जाता इस प्रोफेशन को ऐसा। असल में प्रोफेशन तो कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। Exactly. लोग अच्छे या बुरे होते हैं हर जगह पे। लेकिन मैंने भी जब नर्सिंग की तो उस वक्त में उस दौर में ये बहुत रेयर थी और लोगों ने बड़ा यानी कि एक स्टिग्मा सा था लोगों के जहन में। बट आफ्टर दैट मैंने तो थोड़ा सा ही काम किया पाकिस्तान में, फिर जब मैंने बाहर काम किया पाकिस्तान से बाहर, तो मुझे जो इज़्ज़त मिली, जो मुझे रिस्पेक्ट मिली, जो यानी कि मुझे अवेयरनेस मिली कि इसमें क्या है, और फिर स्पेशली यूएई में जब मैंने काम किया तो मुझे ये सारी बहुत अच्छी लगी चीज़ और मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा
प्यार भी हुआ और उनसियत भी हुई, और मैंने देखा कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली जब आपके तो प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलती है ना तो आपका दिल भी मज़ीद करता है, आप मज़ीद करता अप्रिशिएट है। करते हैं तो लोग। फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, BSN UAE से किया। ओके, आपकी जो ये जॉब हुई है ये BSN की बेस पे हुई है कि डिप्लोमा की? नहीं, डिप्लोमा की बेस पे हुई है। हाँ। और मेरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन है उसी रजिस्ट्रेशन पे मैंने ये जॉब अप्लाई की और उसी पे मिली। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है। हम जो भी कह लें, लेकिन हमें इस चीज़ को एडमायर करना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके। जैसे UAE में या इधर जैसे सऊदी चले जाएं तो वो लोग अपने लोगों को ज़्यादा सैलरीज देते हैं, प्रेफर करते हैं, उनको प्रमोशंस देते हैं। लेकिन यहाँ पे UK में स्पेशली अगर आपने एग्ज़ाम पास किया है, आप एलिजिबल हैं, तो आपको 2 से 3 साल के अंदर बैंड 6 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है अगर आप स्ट्रगल करते हैं एंड यू आर रियली एलिजिबल एंड यू वांट टू डू दैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और सैलरी भी इंक्रीज होती है बैंड के साथ? जी, सैलरी भी इंक्रीज़ होती है बैंड के साथ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं आपकी जॉब को। ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, हालांकि मेरा इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एवरी प्रोफेशन उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। मैंने एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर जॉब्स किए हैं डिफरेंट स्टोर्स पे, तो मुझे फील होता है कि ये आपके हर प्रोफेशन को ना उसकी नज़र से देखते हैं और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। कोई भी प्रोफेशन यहाँ पे छोटा नहीं है। तो ये तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया, आपने डिटेल्स बता दी। यहाँ पर सैलरी पैकेज आपकी नज़र में क्या है? डिज़र्विंग है जो नर्सिंग यहाँ पे जॉब कर रही है? एक्चुअली सैलरी पैकेज तो यहाँ पे इतना कुछ अच्छा नहीं है नर्सिंग का अगर देखा जाए तो। मतलब स्टार्टिंग जो नॉर्मल है वो 27.5 या 26.5 या 8 NHS यही आपको पे कर रही है। लेकिन जब आपका एनुअल पर एनम 1000, लेकिन ये है कि जब आपका ऑस्की क्लियर हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 28,000 बैंड 5 के हिसाब से पर एनम आपकी हो जाती है। वो कुछ ख़ास इंक्रीमेंट भी नहीं है इतना, लेकिन ये है कि आपको PN नंबर इशू हो जाता है। मगर वही जो मैंने आपको बोला कि बचत तो नहीं है अगर आप फैमिली के साथ इधर रह रहे हैं, लेकिन ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक सेफ़ इन्वायरमेंट में आप सेफ़ इन्वायरमेंट में हैं, ये कह सकते हैं कि हम सेफ़ इन्वायरमेंट में हैं और इट इज़ गुड प्लेस। और स्पेशली अगर आप अपने बच्चों को अपने साथ मूव करते हैं, अपनी फैमिली को, और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप फीमेल हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को सबको सपोर्ट कर सकती हैं एंड योर डिपेंडेंट्स कैन अर्न फुल टाइम। ओके, सो दैट इज़ वेरी गुड। उनकी हमारी तरह से वो नहीं है कि बाउंडेड नहीं होंगे किसी के हिसाब से कि आपको इतने घंटे करनी है या ये करना है या वो करना है। और आपकी जॉब के साथ आपके जितने डिपेंडेंट हैं, वो चाहे आपके स्पाउस हैं या चिल्ड्रन हैं, वो सारे एलिजिबल हैं UK आने के लिए? जी, सारे एलिजिबल हैं। एक क्वेश्चन मैं स्किप कर गया बीच में। आपकी जॉब हुई तो आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है या कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और बल्कि मैं अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ, लेकिन मैंने एनुअल जो है अपनी फ़ीस पे की है हेल्थ इंश्योरेंस। एवरी ईयर आई हैव टू पे £640। मैंने ये सुना है कि जो हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ केयर में जितने भी हैं, उनको ये फ़ीस वेव होती है। जी, वेव है। और मैंने कुछ पे नहीं किया था, ना वीज़े के लिए, ना वीज़ा, ना टिकट। इवन आपकी टिकट भी आपके एम्प्लॉयर ने पे की है? जी, एम्प्लॉयर ने। वीज़ा फ़ीस, टिकट फ़ीस? मैंने पे किया था OET की फ़ीस और मैंने पे की थी CBT की फ़ीस, और वो भी मुझे नेक्स्ट सैलरी में ये लोग रिटर्न कर देंगे। OET की भी आपको रिटर्न होगी? एक अटेम्प्ट की। सीरियसली? तो फिर आपको क्या चाहिए, सारा काम तो फ्री में होगा। यानी कि अगर आप OET पास करते हैं वो भी आपको रिटर्न होगा? सिंगल एक अटेम्प्ट OET का रिटर्न करते हैं, एक अटेम्प्ट CBT का रिटर्न करते हैं आपको। ठीक है। और आपकी जो टिकट होती है और आपका जो वीज़ा होता है वो सारा, लेकिन जो आपने वैसे लगाया होता है शुरू में वो आपको रिटर्न हो जाता है सब। इट्स ऑल रीइंबर्स कर देते हैं। ठीक है। मेरी नज़र में अभी तक तो पर्क्स ही पर्क्स हैं। मतलब ना आपने कोई इंश्योरेंस पे किया है, ना आपने कोई वो, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इवन कि मेरे डिपेंडेंट अगर आते हैं तो मुझे भी एवरी ईयर उनकी £640 जो है इंश्योरेंस। आपके डिपेंडेंट के लिए भी वेव आई? हाँ, जहाँ तक अभी तक मैंने वीज़ा अप्लाई तो नहीं किया डिपेंडेंट के, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ली
है कि डिपेंडेंट्स के जो वीज़ा हैं उनके लिए भी मुझे ये वेव है, मुझे सिर्फ उनकी फ़ी ही पे करनी है जो उनकी वीज़ा फ़ी है। और हेल्थ इंश्योरेंस ज़ीरो। आई फील के नहीं है, इतना मुझे पता है। ऐसा ही होगा। ये आपका टोटल एक्सपीरियंस, आपकी वो हो गई, गाइडलाइन हो गई। कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगी पाकिस्तान में बैठे हुए या इंडिया में या यूएई में नर्सिस को? मूव होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए? ज़रूर लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए। ये किस बेस पे आपने कहा जल्दी? क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया। ओके। मेरे बच्चे बड़े हो गए तब मुझे समझ में आया कि नहीं, यूएई इज़ नॉट द राइट प्लेस टू स्टे। तो किस बेस पे आप कह रही हैं? मतलब आपने 15 साल आई थिंक यूएई में भी जॉब की है, तो क्या डिफरेंस आपने फेस किया जिसकी वजह से आप यूके रिकमेंड कर रही हैं? मैंने आपको बोला कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब सऊदी में भी और यूएई में भी अगर आप रहते हैं, एक तो सबसे पहली बात, आप जैसे जानते हैं यहाँ 4-5-6 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के, वो पासपोर्ट के लिए। हाँ जी। तो वहाँ पे एक तो ये कि आपका जो है ये आप फॉर लाइफ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे ऐसे ही रहना है आपके अपने पासपोर्ट। हाँ जी, यानी कि आपने 15 साल उधर गुजार लिए, आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और अभी आजकल जो उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है, मतलब उसमें और ज़्यादा चीज़ें, और एक स्टैटिक पोजीशन थी। इवन मैंने इंचार्जशिप भी की वहाँ पे, बट देयर वाज नो बेनिफिट। तो मैंने बीएसएन भी किया, देयर वाज नो बेनिफिट। तो एक स्टैटिक सैलरी, एक स्टैटिक पोजीशन थी। तो यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स के दे डोंट लेट यू गो एंड दे डोंट लेट यू ग्रो। तो दिस थिंग वाज नॉट गुड। और फिर बच्चे बड़े हो गए तो वहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स ही हैं ज़्यादा। वहाँ के गवर्नमेंट जो है वो उनमें उनके अपने ही बच्चे पढ़ते हैं, और अरेबिक उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, विच इज़ नॉट वर्ल्ड वाइड। तो आपने वहाँ तो नहीं रहना। और मैंने बहुत सी फैमिलीज़ वहाँ पे देखी कि जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ के स्कूल से पढ़े हैं, फिर उनके फोर फादर्स और पेरेंट्स भी उधर ही थे, बट दे वोंट गेट गुड जॉब्स। सम ऑफ देम आर ड्राइवर्स, और यानी लाइक इस तरह से ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगा कि इतनी स्ट्रगल का एटलीस्ट ये बेनिफिट होना चाहिए कि बच्चों को कोई ग्रोथ वाला वे मिले। सो एटलीस्ट आफ्टर 5 or 6 years if you work here and you go back any other country or some place, हाँ जी, एग्जैक्टली। आपने जैसे 15 साल वहाँ गुजारे, आप सिर्फ 5 साल यहाँ पे लगाएं तो आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाता है। तो आप एलिजिबल होते हैं हर चीज़ के लिए। आप यहाँ के पर्क्स यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के जो भी एज अ नेशनल यहाँ पर बेनिफिट्स ले रहा होता है वो हम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलें, ये आपकी बहुत ज़्यादा गाइडलाइन थी अपकमिंग नर्सिस के लिए, या जो भी आना चाह रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इन्जॉय किया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है। आई विल आस्क हर, और मैं उसका रिप्लाई उसको कमेंट सेक्शन में दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह कोई मज़ीद टॉपिक मिला तो आपसे गाइडलाइन चाहिए होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह नहीं। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।